हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 60 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 60। शाम का सुनहरा वक्त था। पूरा राठौर मेंशन रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। गार्डन का एक एक कोना सफ़ेद और गुलाबी फूलों से इस तरह सजाया गया था मानो धरती पर किसी जन्नत का टुकड़ा उतार दिया गया हो। हल्की हल्की ठंडी हवा फूलों की खुशबू अपने साथ लिए हर तरफ बिखर रही थी। आज सिर्फ एक एनिवर्सरी नहीं थी, आज 4 साल की मोहब्बत का जश्न था। राठौर और शेखावत परिवार के सभी सदस्य गार्डन में मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, हर किसी की आंखों में इंतजार। राठौर और शेखावत परिवार की हर बेटी और बहू आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मन्नत लाल रंग के बेहद खूबसूरत गाउन में थी। उसकी गर्दन में वही पेंडेंट चमक रहा था जो कभी उससे छीन लिया गया था और अब फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया था। उसके खुले बाल, चेहरे पर हल्की सी लाज और आंखों में बसी मोहब्बत उसे किसी परी से भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसके पास खड़ी पंखुड़ी जैस्मीन अमृता भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। तीनों ने अलग अलग रंग के खूबसूरत गाउन पहने थे। वहीं लूना आज पहली बार पूरी तरह लड़कियों वाला ड्रेस पहनकर आई थी। हालांकि वह बार बार खुद को असहज महसूस कर रही थी। कभी अपने दुपट्टे को ठीक करती तो कभी अपने गाउन को, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शिव पर पड़ती वह तुरंत खुद को संभाल कर सीधी खड़ी हो जाती। मन ही मन बस यही सोच रही थी, आज अगर शिव ने एक बार भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया तो मैं समझूंगी मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। उधर लड़के भी किसी से कम नहीं थे। कबीर हमेशा की तरह ब्लैक सूट में बेहद डैशिंग लग रहा था। मयंक और शिव भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी में अलग ही आकर्षण बिखेर रहे थे। तीनों जहां से गुजरते वहां मौजूद लड़कियों की नज़रें अनायास ही उनकी तरफ उठ जाती। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी पर सबसे ज़्यादा नज़रें ठहर रही थी तो वह था वेदांश राठौर। ब्लैक 3 पीस सूट, हल्के खुले बाल, कलाई पर महंगी घड़ी और चेहरे पर वही शांत मगर रॉयल मुस्कान। आज उसकी पर्सनैलिटी पहले से भी ज़्यादा प्रभावशाली लग रही थी। वह जहाँ खड़ा था वहीं पूरी महफिल का केंद्र बन गया था। और सच तो यह था, आज भी उसकी नज़रें सिर्फ एक ही चेहरे को तलाश रही थी, अपनी जान, अपनी मन्नत। वही मन्नत की नज़रें भी वेदांश पर ही ठहरी थी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती बस एक दूसरे में खो जाती। आयत और उसकी अम्मी भी आज इस पार्टी का हिस्सा थी। आयत आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान पूरे माहौल में अलग ही रौनक बिखेर रही थी। वह दौड़ती हुई मन्नत के पास आई और प्यार से उसे गले लगा लिया। फिर मुस्कुराकर बोली, हैप्पी एनिवर्सरी डी। उसके बाद उसने वेदांश की तरफ देखकर आदर से कहा, हैप्पी एनिवर्सरी भाईजान। वेदांश ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। आज सचमुच कई महीनों बाद पहली बार वह अपने पूरे परिवार और अपनों के बीच निश्चिंत दिखाई दे रहा था। वह सबसे मिल रहा था, सबकी बातें सुन रहा था और उसकी आंखों में आज एक अलग ही सुकून था, मानो बरसों बाद उसकी जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख गई हो। लेकिन इस खुशी से भरे माहौल में भी कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी मुस्कान अधूरी थी। अंगद एक कोने में खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना कोई उत्साह। उसकी आंखों में बस गहरी खामोशी तैर रही थी। वहीं नूतन जी भी आज पूरी तरह खुश नहीं दिख रही थी। वह सामान्य बनने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी बेचैनी बार बार साफ दिखाई दे रही थी। बाकी पूरा राठौर और शेखावत परिवार आज की शाम को खुलकर जी रहा था। हर तरफ हंसी मजाक, बातें और खुशियों की गूंज थी। तभी राठौर मेंशन के पोर्च में आकर एक लंबी काली लग्जरी कार रुकी। इंजन बंद होते ही पूरे गार्डन में एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। अगले ही पल कार का दरवाजा खुला। चमचमाते ब्लैक 3 पीस सूट में एक लंबा, रौबदार और बेहद प्रभावशाली शख्स बाहर उतरा। सिद्धार्थ रायचंद। चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं,
लेकिन उसकी सबसे अलग पहचान थी उसकी गहरी नीली आंखें, इतनी गहरी कि जो भी एक बार उनमें देख ले पल भर के लिए ठहर जाए। वह बिना इधर उधर देखे पूरे आत्मविश्वास के साथ गार्डन की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट सुनते ही वहां मौजूद लगभग हर निगाह उसकी तरफ मुड़ गई। एक पल के लिए पूरा माहौल जैसे थम सा गया। वहीं सहानी की नजर जैसे ही सिद्धार्थ पर पड़ी, उसका दिल अन्यास तेज धड़कने लगा। उसने अनजाने में अपना हाथ सीने पर रख लिया। ये मुझे क्या हो जाता है? जैसे ही ये सामने आते हैं मेरी धड़कनें अपने आप क्यों बढ़ जाती है? वह खुद से ही सवाल कर रही थी। पिछले कई दिनों में दोनों काफी करीब आ गए थे। उनके बीच ज्यादा प्रोफेशनली बातें हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों एक अजीब सा अपनापन और सहजता दोनों के बीच बनती जा रही थी। हालांकि दोनों में से कोई भी इस एहसास को मानने के लिए रेडी नहीं था। वहीं सहानी की नजरें चाहकर भी सिद्धार्थ से हट नहीं रही थी। वहीं सिद्धार्थ अपने शांत और स्थिर कदमों से चलता हुआ सीधे वहां पहुंचा जहां वेदांश और मन्नत खड़े थे। वह उनके सामने आकर रुक गया। एक पल के लिए वेदांश और सिद्धार्थ की नजरें आपस में मिली। दोनों के चेहरे पूरी तरह शांत थे, लेकिन उन शांत चेहरों के पीछे क्या चल रहा था यह कोई नहीं पढ़ सकता था। फिर सिद्धार्थ की नजर मन्नत पर गई। उसके होठों पर एक बेहद हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान ऐसे गायब हो गई मानो कभी आई ही ना हो। उस एक पल की मुस्कान वेदांश की नजरों से छिप नहीं सकी। हालांकि उसने अपने चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं आने दिया। सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर राठौर। वेदांश ने भी उतनी ही सहजता से उसका हाथ थाम लिया। थैंक यू, आप आए, अच्छा लगा। सिद्धार्थ के होठों पर हल्की मुस्कान आई। आना तो बनता ही था, आखिर हम बिजनेस पार्टनर है। इतना कहकर उसने एक बार फिर अपनी गहरी नीली नजरें मन्नत की ओर उठाई और शांत स्वर में बोला, हैप्पी एनिवर्सरी मिसेज राठौर। मन्नत ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। थैंक यू मिस्टर रायचंद। बस इतना ही। लेकिन उस एक पल में वेदांश की तेज नजर सिद्धार्थ के चेहरे से जरा भी नहीं हटी। उसे ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ की निगाहें एक पल के लिए मन्नत के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही ठहर गई थी। बस हल्का सा, इतना हल्का कि शायद कोई और नोटिस भी न कर पाता, मगर वेदांश ने कर लिया था। सिद्धार्थ ने अगले ही पल अपनी नजरें हटा ली मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय आयुष आगे बढ़ा और मुस्कुराते बोला, आइए मिस्टर सिद्धार्थ, आज की शाम सिर्फ सेलिब्रेशन की नहीं, कुछ बड़े ऐलानों की भी है। सिद्धार्थ ने बस हल्का सा सिर हिलाया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वह जाकर सामने रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। दूर खड़ी सहानी की नजरें अब भी अनजाने में उसी का पीछा कर रही थी। जब भी वह उससे देखती उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने जैसे ही बैठने के लिए सिर घुमाया, उसकी नज़र एक पल के लिए सहानी से टकराई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रह गए। फिर सहानी ने झेप कर तुरंत अपनी नजरें फेर ली, जबकि सिद्धार्थ के होठों पर एक बेहद हल्की, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान उभरी, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। यह छोटी सी बात शायद किसी ने नहीं देखी, लेकिन वेदांश की पैनी नजरों से यह भी छिप ना सकी। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरी सोच उतर आई, मानो वो सिर्फ लोगों के चेहरे नहीं, उनके इरादे भी पढ़ रहा हो। और ठीक उसी समय गार्डन की सारी लाइटें अचानक हल्की पड़ गई। स्टेज पर लगी स्पॉटलाइट जल उठी। सभी की नजरें एक साथ मंच की ओर उठ गई, क्योंकि वेदांश राठौर अपना पहला ऐलान करने के लिए स्टेज की तरफ बढ़ चुका था। वह स्टेज पर रखा माइक उठाया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही ठहराव था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून और चमक थी। उसने सबसे पहले एक नज़र अपनी जान मन्नत पर डाली। मन्नत भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए अपनी गहरी रौबदार आवाज़ में कहा, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आज की इस शाम को अपनी मौजूदगी से खास बनाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मेरे लिए बिजनेस ताकत और जीत हमेशा मायने रखते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने पूरी दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। उसने एक पल के लिए मन्नत की तरफ देखा। उसकी नज़रें इतनी गहरी थी कि वहाँ मौजूद हर कोई उन दोनों के बीच का प्यार महसूस कर सकता था। वह फिर बोला, आज की रात सिर्फ मेरी और मन्नत की शादी की सालगिरह नहीं है, यह उस मोहब्बत की जीत है जिसे वक्त भी हरा नहीं पाया।
3 साल बहुत कुछ हमसे छीन कर ले गया, यादें, अपनों का साथ, सुकून और जीने की वजह तक। लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वह रास्ता ढूंढ ही लेती है। उसकी आवाज़ में अब पहले से ज़्यादा गहराई उतर गई। आज मेरी जान फिर मेरे साथ है और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। पूरा गार्डन तालियों से गूंज उठा। वेदांश ने हल्का सा हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। उसकी आंखों में अब एक रहस्यमयी चमक उतर आई। लेकिन आज की शाम सिर्फ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तक सीमित नहीं रहेगी। मैं आज यहाँ एक ऐसा ऐलान करने वाला हूँ जो सिर्फ मेरे परिवार की नहीं बल्कि यहाँ मौजूद कई लोगों की जिंदगी बदल देगा। उसने एक एक करके सबके चेहरे पर नजर डाली। राठौर परिवार, शेखावत परिवार, सिद्धार्थ, आयुष, सभी की निगाहें अब उसी पर टिक चुकी थी। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान लौटी। उसने शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली स्वर में कहा, उम्मीद है आप सब इस फैसले का स्वागत करेंगे। पूरा गार्डन सांस रोके उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र धीरे धीरे पूरे गार्डन में मौजूद हर चेहरे पर घूमी। फिर उसकी निगाह जाकर सहानी पर ठहर गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने माइक को थोड़ा और मजबूती से थामा। गहरी आवाज़ पूरे गार्डन में गूंज उठी। आज की शाम मेरी और मेरी जान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का दिन सिर्फ हमारी खुशियों तक सीमित ना रहे। आज हमारे परिवार में एक और नई शुरुआत हो। यह सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वेदांश आखिर कहना क्या चाहता है। वहीं वेदांश ने एक पल के लिए रुककर सहानी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, आज मैं अपनी सबसे कीमती अमानत, अपनी छोटी बहन सहानी राठौर का रिश्ता अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर मानव माथुर के साथ तय करता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर मानव माथुर। जैसे वेदांश के शब्द खत्म हुए उसी पल राठौर मैंसन के पोर्च में एक कार आकर रुकी। कार ना बहुत आलीशान थी ना साधारण, बस अपनी सादगी में बेहद शालीन। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अगले ही पल एक लंबा स्मार्ट नौजवान कार से बाहर उतरा। ब्लैक 3 पीस सूट, सलीके से सेट किए हुए बाल, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान और आंखों में एक अलग ही ठहराव। यही था मानव माथुर। वह शांत कदमों से गार्डन की तरफ बढ़ने लगा। वहीं पूरा गार्डन जैसे एक पल के लिए जम गया। चारों तरफ ऐसी खामोशी छा गई कि हवा की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। राठौर परिवार के चेहरे पर साफ हैरानी थी। ओम जी, सावित्री जी, संध्या जी, नूतन जी सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने भी इस ऐलान की कल्पना तक नहीं की थी। वहीं जैस्मीन, अमृता, लूना और आयत की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। पंखुड़ी ने अनजाने में कबीर का हाथ पकड़ लिया। मयंक और शिव भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं सहानी मानो अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मानव माथुर। उसकी सांसें रुक सी गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसने अन्यास से सामने बैठे सिद्धार्थ की तरफ देखा और ठीक उसी पल सिद्धार्थ के हाथ में पकड़े वाइन ग्लास पर उसकी उंगलियों की पकड़ कस गई। उसकी नीली आंखों की गहराई अचानक बदल चुकी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके जबड़े की नसें साफ उभर आई थी। वह बिना पलक झपकाए वेदांश को देख रहा था। उसकी खामोशी उसके भीतर उठे तूफान की गवाही दे रही थी। वही मानो अपने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे कदमों से सीधे वेदांश की तरफ बढ़ा। जैसे वह उसके सामने पहुंचा, वेदांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अगले ही पल उसने पूरे अपनेपन के साथ मानव को गले लगा लिया। मानव भी मुस्कुराया। हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर राठौर। वेदांश हल्का सा हंसा। प्लीज मानव, इतनी फॉर्मेलिटी मत किया करो। कम ऑन, यूर फैमिली। ये कहकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने साथ लेकर सीधे सहानी की तरफ बढ़ गया। पूरा गार्डन अब भी एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हर किसी की निगाह अब सिर्फ उन तीनों लोगों पर ही थी, वेदांश, मानव और सहानी। सहानी वहीं बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके भीतर जैसे तूफान उठ चुका था। उसकी धड़कनें हर पल तेज होती जा रही थी।
मानो ठीक उसके सामने आकर रुक गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सहानी की तरफ देखा, लेकिन सहानी की निगाह उस पर टिक ही नहीं पा रही थी। बिना चाहे बार बार उसकी आंखें भीड़ में बैठे सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, सिद्धार्थ रायचंद। जैसे उसकी नज़र सिद्धार्थ से मिली, उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने मन ही मन खुद से पूछा, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यह सब नहीं होना चाहिए? आखिर मैं बार बार सिद्धार्थ को क्यों देख रही हूँ? उसने तुरंत अपनी नज़रें हटानी चाहिए, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। वहीं सिद्धार्थ बाहर से हमेशा की तरह बिल्कुल शांत बैठा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई बेचैनी नहीं, लेकिन उसके हाथ में पकड़े वाइन ग्लास पर उसकी उंगलियों की पकड़ हर पल कसती जा रही थी। उसकी नीली आंखें अब पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। सीने के भीतर एक अनजाना दर्द बार बार उठ रहा था, मानो कोई चीज उससे छीनी जा रही हो, लेकिन वह उस एहसास को समझ नहीं पा रहा था, या शायद समझना ही नहीं चाहता था। उसने बस एक बार सहानी की तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली, मगर उसके दिल की बेचैनी अब भी वैसी ही थी। और यह बात शायद सिर्फ वेदांश ने नोटिस की थी, क्योंकि इस पूरे समय वेदांश की गहरी नजरें चुपचाप सिर्फ सिद्धार्थ रायचंद के चेहरे के बदलते भाव पढ़ रही थी। वही मानव के चेहरे पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अचानक हुए इस ऐलान ने पूरे माहौल को जैसे एक पल के लिए थाम दिया था। हर चेहरे पर अलग अलग भाव थे, कोई हैरान था, कोई उलझन में, तो कोई भीतर ही भीतर इस फैसले को समझने की कोशिश कर रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा अंगद के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी मुठिया कस चुकी थी। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया? लेकिन वेदांश राठौर के सामने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। बाकी पूरा राठौर परिवार भी स्तब्ध था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि वेदांश आज ऐसा ऐलान करेगा। हर किसी के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था, लेकिन ना वक्त सही था और ना ही जगह, इसलिए सबने अपनी खामोशी को ही सबसे बेहतर जवाब समझा। वेदांश ने हल्की मुस्कान के साथ सहानी की तरफ देखा। बच्चा, ये है मानव माथुर। मानव की नजरें पहली बार पूरी तरह सहानी पर उठी। कुछ पल तक वह बस उसे देखता ही रह गया, फिर होठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोला, मिस सहानी, मुझे मानना पड़ेगा, मिस्टर राठौर ने आपके बारे में जितनी तारीफ की थी, आप उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। सहानी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके भीतर जैसे कुछ टूट रहा था। ना जाने क्यों उसकी नजरें बार बार सिद्धार्थ पर ही चली जा रही थी, जहां सिद्धार्थ बिल्कुल शांत खड़ा था। सहानी ने जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान लाई। थैंक यू, बस इतना ही कह पाई, लेकिन उसकी आंखों की नमी उससे छिप नहीं सकी। उसने तुरंत अपनी पलकों को झुका लिया ताकि कोई उसके भीतर का तूफान पढ़ न सके। वही मन्नत की नज़र लगातार सहानी पर थी। वह सहानी को बचपन से जानती थी। उसकी मुस्कान और उसके आंसू में फर्क पहचानने के लिए उसे किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। उसने साफ देख लिया था कि सहानी की मुस्कान सिर्फ एक दिखावा थी। उसके दिल में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। मन्नत की भवें सिकुड़ गई। उसने गुस्से से वेदांश की तरफ देखा। उसकी आंखें मानो पूछ रही थी, ये आपने क्या कर दिया वी? कम से कम सहानी से एक बार पूछ तो लेते। वेदांश ने जैसे ही मन्नत की नज़र अपने ऊपर महसूस की, उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। मन्नत के चेहरे की नाराजगी और आंखों में छिपे सवाल वो सब पढ़ चुका था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, मानो उसे पहले से पता हो कि अभी जो दिख रहा है असल कहानी उसे कहीं आगे की है। और इसलिए उसने बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान मन्नत की तरफ उछाल दी, मानो कह रहा हो, थोड़ा इंतजार कीजिए जान, अभी बहुत कुछ बाकी है। धीरे धीरे वेदांश ने मानव को राठौर और शेखावत परिवार के हर सदस्य से मिलवाया। मानव ने भी पूरे सम्मान के साथ सबसे अभिवादन किया, लेकिन उससे मिलते समय किसी के चेहरे पर वह उत्साह नहीं था जिसकी उम्मीद की जाती है। हर कोई मुस्कुरा तो रहा था, पर वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। सभी के मन में अभी भी वही सवाल घूम रहा था, आखिर वेदांश ने इतना बड़ा फैसला बिना किसी से पूछे क्यों लिया? माहौल कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया।
कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन उस सन्नाटे की परत अब भी सबके दिलों पर फैली हुई थी। वेदांश ने चारों तरफ एक नज़र डाली, फिर उसने मुस्कुराते हुए दोबारा माइक्रोफोन अपने हाथों में उठा लिया। उसकी गहरी आवाज़ पूरे गार्डन में गूंज उठी। इतनी जल्दी सब शांत क्यों हो गए? आज मेरी और मेरी जान की एनिवर्सरी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आज की शाम किसी के चेहरे से मुस्कान गायब हो। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने कहा, वैसे एक अनाउंसमेंट अभी बाकी है। यह सुनते ही एक बार फिर सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। इस बार सबके मन में उत्सुकता भी थी और हल्की सी बेचैनी भी। वेदांश की नज़र सीधे मयंक पर गई। उसके चेहरे पर अपनेपन से भरी मुस्कान उतर आई। मयंक सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, वह मेरा भाई है और भाई की खुशियाँ मेरी अपनी खुशियाँ होती है। उसने आगे कहा, इसलिए आज मैं एक और ऐलान करता हूँ। बहुत जल्द मयंक और जैस्मिन की शादी होगी। यह सुनते ही मयंक और जैस्मिन दोनों एक साथ चौंक पड़े। दोनों ने हैरानी से वेदांश की तरफ देखा, क्योंकि इस बारे में उसने उनसे भी कोई बात नहीं की थी। लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वेदांश धीरे धीरे मयंक के पास पहुंचा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, तुझे होटल से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये राठौर मेंशन जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। मेरी फैमिली तेरी फैमिली है और मेरे भाई की शादी किसी होटल से नहीं, यहीं राठौर मेंशन से होगी। मयंक की आंखें नम हो गई थी। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। दरअसल मयंक की कोई फैमिली नहीं थी। वो हमेशा से अनाथ था और वेदांश की फैमिली को ही अपना फैमिली मानता था। वहीं वेदांश ने मुस्कुराकर आगे कहा, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। मुहूर्त भी निकल चुका है और राठौर मेंशन से शादी की सारी रस्में शुरू होंगी। यह सुनते ही इस बार पूरे गार्डन में सचमुच तालियों की गूंज फैल गई। जैस्मिन की आंखें खुशी से भर आई और मयंक बस अपने दोस्त को देखता रह गया। उसे एक बार फिर महसूस हुआ कि खून का रिश्ता ही अपना नहीं होता। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं और वो हमेशा सबसे गहरे होते हैं। उसने झट से वेदांश को अपने सीने से लगा लिया। एक बार फिर गार्डन का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। म्यूजिक फिर से बज उठा। मेहमान आपस में बातें करने लगे। कुछ ही देर में पार्टी अपने पूरे सवाब पर थी। संगीत, हंसी और रोशनी से पूरा गार्डन जगमगा रहा था। लेकिन मयंक ने चारों तरफ एक नज़र दौड़ाई और फिर अचानक माइक अपने हाथ में ले लिया। उसके होठों पर हमेशा की तरह शरारती मुस्कान थी। वह हंसते हुए बोला, यार मुझे ना यह पार्टी थोड़ी फीकी फीकी लग रही है। आखिर आज मेरे दो सबसे अजीज दोस्तों की एनिवर्सरी है और इतनी शांति यह तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबकी नज़रें अब उसकी तरफ थी। मयंक ने फिर मुस्कुराकर कहा, तो क्यों ना आज की शाम की शुरुआत एक खूबसूरत कपल डांस से हो जाए। जिसकी एनिवर्सरी है वो सबसे पहले डांस करेगा और फिर हम सब भी उनके साथ इस खुशी में शामिल होंगे। उसकी बात खत्म होते ही पूरा गार्डन तालियों की आवाज से गूंज उठा। डांस डांस डांस, सभी एक साथ चिल्लाने लगे। वेदांश ने मुस्कुराकर मन्नत की तरफ देखा। बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मन्नत भी हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपना हाथ वेदांश के हाथ पर रख दिया। अगले ही पल वेदांश उसे लेकर डांस फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच आ खड़ा हुआ। धीरे धीरे संगीत हवा में घुलने लगा। वेदांश ने बहुत प्यार से मन्नत की कमर थामी और दोनों एक लय में थिरकने लगे। कुछ ही पलों में कबीर और पंखुड़ी, मयंक और जैस्मिन भी उनके साथ डांस फ्लोर पर आ गए। चारों तरफ मुस्कानें थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी भी थी। वहीं अमृता और सहानी अभी भी एक तरफ खड़ी थी। सहानी की आंखें कहीं खोई हुई थी। वह सामने डांस करते लोगों को नहीं, किसी और को देख रही थी। तभी मानव धीरे धीरे उसके पास आया। उसने बेहद विनम्र भाव से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, हल्का सा झुककर मुस्कुराया और बोला, मिस सहानी, मे आई हैव दिस डांस। सहानी की सांस जैसे एक पल को थम गई। उसने अनजाने में अपनी नजरें उठाई और सीधी जाकर सिद्धार्थ पर ठहर गई। सिद्धार्थ दूर खड़ा था, लेकिन उसकी गहरी नीली आंखें सिर्फ सहानी पर टिकी थी। उसका जबड़ा भींचा हुआ था, मुठियां कस चुकी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में उठता तूफान साफ दिखाई दे रहा था। सहानी का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत अपनी नजरें फिर ली। उसी समय वेदांश ने दूर से बहुत हल्का सा सिर हिलाकर उसे इशारा किया। सहानी ने अपनी पलकों को एक बार बंद किया और अगले ही पल धीरे से अपना हाथ मानव के हाथ में रख दिया।
मानो मुस्कुराया और दोनों डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही मानो ने बहुत सभ्यता से उसकी कमर पर हाथ रखा, सिद्धार्थ की मुठ्ठियां और कस गई। उसकी आंखों में पहली बार जलन साफ दिखाई दी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके सीने से कुछ छीन रहा हो। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें बार बार सहानी पर ही लौट आती थी। वो खुद से लड़ रहा था और हर बार हार रहा था। इधर बेचारी अमृता अब भी अकेली खड़ी थी और दूसरी तरफ आयुष भी बिल्कुल अकेला खड़ा था। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें बार बार अमृता पर चली जाती थी। अमृता भी एक दो बार उसे देखती, फिर तुरंत नजरें फेर लेती। यह सब लूना बड़ी देर से नोटिस कर रही थी। उसके चेहरे पर अचानक शरारती मुस्कान आ गई। वो सीधे आयुष के पास पहुंची। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? आयुष ने सामान्य बनने की कोशिश की। बस ऐसे ही, लूना बिना कुछ बोले मुस्कुराई। अगले ही पल वह अमृता का हाथ पकड़कर उसे भी वहीं ले आई। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही लूना ने हंसते हुए दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिए। हो गया, अब आप दोनों भी जाइए, कपल डांस मिस नहीं होना चाहिए। अमृता की आंखें हैरत में फैल गई। अरे लूना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आसपास मौजूद लोगों ने बस इतना ही देखा कि आयुष और अमृता भी डांस फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। सबको यही लगा कि आज की खुशी में हर कोई शामिल हो रहा है। किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि आयुष कुछ पल तक अमृता की आंखों में देखता रहा। फिर बहुत धीरे से उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। अमृता की सांस हलक में अटक गई। दिल की धड़कन अनजाने में तेज हो गई, लेकिन इस बार उसने खुद को पीछे नहीं खींचा। बस चुपचाप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। और उसी पल 3 अलग अलग जोड़ियां, 3 अलग अलग कहानियां और 3 अलग अलग अधूरी मोहब्बतें एक ही डांस फ्लोर पर अपने अपने जज्बात छिपाने की कोशिश कर रही थी। सभी लोग डांस का भरपूर आनंद ले रहे थे। चारों तरफ हंसी थी, तालियों की गूंज थी और संगीत पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। लेकिन उस भीड़ में एक इंसान ऐसा भी था जिसके भीतर हर गुजरते पल के साथ तूफान और गहरा होता जा रहा था। सिद्धार्थ। उसकी गहरी आंखें बार बार सहानी और मानो पर जाकर ठहर रही थी। मानो जब भी सहानी से कुछ कहता या मुस्कुराता, सिद्धार्थ की मुठ्ठियां और कस जाती, उसके जबड़े की नसें तक उभर आई थी। उसे सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह इसी वक्त जाकर मानो का कॉलर पकड़ ले या उसे वहीं खत्म कर दे। लेकिन वह सिर्फ खड़ा रहा, अपने गुस्से को चेहरे के पीछे छिपाए। कुछ ही देर बाद संगीत धीमा पड़ गया। एक एक करके सभी कपल डांस फ्लोर से नीचे उतरने लगे। वेदांश अब भी मन्नत का हाथ थामे हुए था। जैसे ही दोनों नीचे उतरने लगे, वेदांश अचानक उसके बिल्कुल करीब झुक गया। उसकी गर्म सांसें मन्नत के कानों को छू गई। बहुत धीमी, मदहोश कर देने वाली आवाज में उसने कहा, जान, आज आपकी खूबसूरती सच में मेरी जान ले रही है। यह सुनते ही मन्नत की पलकों पर शर्म उतर आई। उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने इधर उधर देखा, फिर हल्के से वेदांश के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, आप ना दिन पर दिन बहुत बेशरम होते जा रहे हैं। वेदांश ने शरारत से मुस्कुराकर उसकी कमर अपनी तरफ खींच ली और फिर धीरे से मदहोश आवाज में बोला, तो फिर इस बेशर्मी का भी कोई इलाज कर दीजिए ना जान। मन्नत की आंखें गोल हो गई। वी, आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। वेदांश बस मुस्कुराता रहा, उसकी वही मुस्कान जिस पर मन्नत हर बार हार जाती थी। शर्म से उसका चेहरा और भी लाल हो गया। बस अब एक शब्द भी मत बोलिए। इतना कहकर वह झट से उसका हाथ छुड़ा कर भागी। सीधे जाकर अपने दोस्तों पंखुड़ी, जैस्मिन, अमृता और लूना के बीच खड़ी हो गई। चारों ने उसके लाल होते चेहरे को देखा तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठी। पंखुड़ी ने तुरंत छेड़ा, लगता है मिसेज राठौर को फिर किसी ने शर्मिंदा कर दिया। मन्नत ने तुरंत उसे घूरा, तुम लोग भी ना, और शर्म से अपना चेहरा छिपा लिया। वहीं वेदांश हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता हुआ अपने बिजनेस कलीग्स की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी बीच बीच में अपनी जान को ही ढूंढ रही थी। मानो भीड़ कितनी भी हो, उसकी दुनिया सिर्फ एक चेहरे पर आकर ठहर जाती हो। वहीं सहानी ने गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाई और धीमे स्वर में बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। चारों सहेलियां उसकी आंखों की नमी पड़ चुकी थी। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वहीं सहानी धीरे धीरे गार्डन से निकलकर
मेंशन की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे वो मुख्य दरवाजे तक पहुंची उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई और समय जैसे एक पल के लिए ठहर गया। सहानी की धड़कनें बेकाबू हो गई। वह बड़ी मुश्किल से अपनी पलकों में उतर आई नमी को छिपा रही थी। वहीं सिद्धार्थ की मुठ्ठियां अनजाने में कस चुकी थी। उसकी नीली आंखें इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खामोश थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर भी कोई तूफान चल रहा हो, लेकिन उन दोनों में से किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। सिर्फ खामोशी और अनकहे एहसास एक दूसरे की आंखों में उतरते रहे। दूर खड़ा वेदांश यह सब देख रहा था। उसकी तेज नजर से यह एक पल भी नहीं छिप पाया, लेकिन हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, मानो वो पहले से जानता हो कि यह पल आएगा। आखिरकार सहानी ने अपनी नजरें झुका ली। बहुत धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, एक्सक्यूज मी, और बिना पीछे देखे तेज कदमों से राठौर मेंशन के अंदर चली गई। सिद्धार्थ वहीं खड़ा रह गया, अपनी जगह से बिना हिले। उसकी जाती हुई परछाई को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। अब वह भी एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने बिना कुछ कहे बाहर निकलने के लिए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसकी नजर अन्यास ही गार्डन के दूसरे कोने की तरफ उठ गई। वहां आयत अपनी अम्मी के साथ खड़ी मुस्कुराते हुए किसी बात में मशगूल थी। जैसे ही सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़ी, उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए कोई अनजाना भाव कौंधा, इतनी तेजी से कि अगर कोई ध्यान न देता तो शायद देख भी न पाता। वह भाव क्या था? हैरानी, पहचान या कोई पुरानी याद? कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को फिर से पहले जैसा शांत और भावहीन बना लिया। उसके चेहरे पर वही ठंडा आत्मविश्वास लौट आया। वह तेज कदमों से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, मिस्टर रायचंद। वेदांश की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ के कदम एक बार फिर रुक गए। उसकी मुठ्ठियां अनजाने में कस गई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह सामान्य करते हुए धीरे धीरे पलटा। सामने वेदांश खड़ा था। दोनों की नजरें आपस में मिली। कुछ सेकेंड बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई मुस्कुराया, ना कोई बोला, लेकिन उनकी आंखों में एक खामोश जंग साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बिना एक शब्द बोले दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हो। एक तरफ माफिया किंग वेदांश राठौर तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ रायचंद। दोनों के चेहरे पूरी तरह शांत थे, लेकिन उनके भीतर चल रहा खेल शायद सिर्फ वही समझ रहे थे। गार्डन में मौजूद किसी और को अंदाजा भी नहीं था कि इस खामोश नजर मुलाकात में शतरंज की अगली चालें तय की जा रही थी। वेदांश ने अपने दोनों हाथ ट्राउजर के जेबों में डाले, पूरी शांति और रौब के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो सामने वाले को बिना कुछ कहे ही दबाव में ला दे। वह आकर ठीक सिद्धार्थ के सामने रुक गया। दोनों के बीच अब बस कुछ कदमों का फासला था। वेदांश के होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान उभरी, वह मुस्कान जो सामने वाले के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए काफी था। सिद्धार्थ ने वह मुस्कान साफ देखी। एक पल के लिए उसकी मुठ्ठियां और कस गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने चेहरे को फिर से भावहीन बना लिया। उसकी नीली आंखें बिना पलक झपकाए वेदांश पर टिकी रही। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वेदांश ने गहरी मगर बेहद सहज आवाज में कहा, मिस्टर रायचंद, सोचा आपका ठीक से स्वागत कर दूं। उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, मैंक और जैस्मिन की शादी की रस्में शुरू होने वाली है। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और पिछले कुछ समय में हमारे बीच अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता भी बन गया है, इसलिए एक तरह से अब आप भी हमारे अपने ही हुए। वेदांश की नजरें लगातार सिद्धार्थ की आंखों में टिकी थी। वह आगे बोला, मैं चाहता हूं कि आप शादी की हर रस्म में मौजूद रहें। आखिर अपनों के बिना खुशियां अधूरी लगती है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी की। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। वेदांश के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रही, जबकि सिद्धार्थ अब भी उसे उसी गहराई से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में उठती बेचैनी इस बात का सबूत थी कि वेदांश की हर बात, हर शब्द और हर मुस्कान उस पर सीधा असर कर रही थी। सिद्धार्थ ने बस हल्की सी मुस्कान दी।
वह मुस्कान क्या थी? स्वीकृति की, चुनौती की, या किसी नए खेल की शुरुआत? समझ पाना मुश्किल था। अगले ही पल वह बिना कुछ कहे अपनी कार की तरफ बढ़ा। कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और कुछ ही क्षणों में उसकी कार राठौर मेंशन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही वेदांश के होठों पर उभरी रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई, मानो उसे वही मिला हो जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर पूरी तरह नॉर्मल होते हुए वापस पार्टी एरिया की तरफ लौट आया। धीरे धीरे पार्टी भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। सभी मेहमान एक एक करके विदा हो चुके थे। राठौर मेंशन का गार्डन, जो कुछ देर पहले हंसी और संगीत से गूंज रहा था, अब फिर से शांत होने लगा था। वहीं पंखुड़ी, दिव्या जी, राजवीर जी और केशव जी अभी भी मन्नत के साथ खड़े थे। अचानक पंखुड़ी ने मुस्कुराते पूछा, मनु, हमारी गिफ्ट कैसी लगी? यह सुनते ही मन्नत बिना कुछ बोले उसके गले लग गई। उसने उसे कसकर बाहों में भर लिया और मुस्कुराते बोली, पागल, तेरी गिफ्ट सबसे खूबसूरत थी। आज तक किसी ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट नहीं दिया। फिर उसने शरारत से उसकी नाक पकड़ते हुए कहा, लेकिन पहले तो कभी इतना स्पेशल गिफ्ट नहीं दिया। आज अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया और अब सवाल भी पूछ रही है? पंखुड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा जी, अब गिफ्ट भी दूं और तारीफ भी खुद ही करूं? दोनों सहेलियों की हंसी पूरे माहौल में फिर से मिठास घोल गई। उन्हें देखकर शेखावत परिवार के चेहरे पर भी संतोष भरी मुस्कान उतर आई। तभी दिव्या जी आगे बढ़ी। उन्होंने बहुत प्यार से मन्नत के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बच्चा, आप अपने घर कब आएंगी? बहुत इंतजार रहता है आपका। मन्नत हल्का सा मुस्कुराई। आप तो जानती हैं, वी मुझे इतनी आसानी से कहीं जाने ही नहीं देते। उसने मुस्कुराकर वेदांश की तरफ देखा, जो मानव माथुर से बात कर रहा था, लेकिन शायद उसका पूरा ध्यान मन्नत की तरफ ही था। वहीं मन्नत ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आओ। तभी केशव जी मुस्कुराकर बोले, कोशिश करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप यहाँ रहो या वहाँ, हमारे लिए बस इतनी सी दुआ है कि आपके चेहरे की यह मुस्कान कभी कम ना हो। यह सुनते ही मन्नत की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने आगे बढ़कर केशव जी के चरण छुए। केशव जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ देर बाद शेखावत परिवार भी सबसे विदा लेकर वहां से चला गया। वहीं मानव ने भी वेदांश से हाथ मिलाते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ मिस्टर राठौर। वेदांश भी हल्के से मुस्कुराया। मानव ने एक नज़र पूरे पार्टी एरिया में डाला। शायद उसकी नज़रें सहानी को ढूंढ रही थी। फिर उसने खुद को झटका और गहरी सांस लेकर पार्टी एरिया से बाहर निकल गया। अब राठौर मेंशन एक बार फिर शांत हो चुका था। कुछ देर पहले तक जहां हंसी, रोशनी और संगीत था, अब वहां रात की खामोशी धीरे धीरे अपना साम्राज्य बिछा रही थी। तभी अचानक अंगद की गुस्से से भरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, तुमने फैसला ले लिया और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? मेरी बेटी की शादी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो वेदांश? जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, वेदांश के कदम वहीं ठहर गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ पल तक पूरा हॉल खामोश रहा। राठौर मेंशन में मौजूद हर शख्स की नज़र अब सिर्फ वेदांश और अंगद पर थी। संध्या जी, आयुष, नूतन जी, सावित्री जी और ओम जी, सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज तक इस घर में किसी ने भी वेदांश से इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सब जानते थे वेदांश को ऊंची आवाज़ पसंद नहीं, और जो उसके सामने आवाज़ उठाता है वह दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन शायद आज गुस्से में अंगद यह बात भूल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी के लिए बेचैनी थी। वहीं वेदांश ने बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके होठों पर एक बेहद हल्की लेकिन व्यंग से भरी मुस्कान उभरी। उसकी ठंडी, कठोर और रौबदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, मिस्टर अंगद राठौर, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ? एक पल रुककर उसने सीधा अंगद की आंखों में देखा। आपके गुस्से से, आपकी बेचैनी से या आपके सवालों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने सवाल अपने पास रखिए। वेदांश की आवाज़ में ना कोई गुस्सा था, ना ऊंचाई, लेकिन उसका हर शब्द सीधे अंगद के अहंकार पर चोट कर रहा था। मन्नत की भी मुठिया अनजाने में कस गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर यह बहस एक कदम और आगे बढ़ी तो बात बहुत दूर तक जा सकती है। वहीं अंगद भी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी ओम जी की गंभीर आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, बस, बहुत रात हो चुकी है, इस विषय में कल बात होगी।
उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, आज के लिए जितना होना था उतना हो चुका है, अब सभी अपने अपने कमरे में जाइए। ओम जी की बात के बाद हॉल में फिर एक भारी सी खामोशी छा गई। वहीं वेदांश ने धीरे से मन्नत का हाथ थामा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर पहुंचे, मन्नत ने दरवाजा बंद होते ही उसकी तरफ पलटकर देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना रुके बोल पड़ी, वो सब क्या था? वेदांश ने अनजान बनते हुए भवें चढ़ाई। क्या हुआ जान, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? इतना कहते हुए उसने बहुत सहजता से अपनी बाह मन्नत के कमर के चारों ओर डाल दी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों अब बेहद करीब खड़े थे। वेदांश ने मुस्कुराकर कहा, पहले ये बताइए, आज की पार्टी कैसी लगी? हमारी 4th एनिवर्सरी में कोई कमी तो नहीं रह गई? उसने एकटक उसे देखते हुए धीमे से कहा, और एक बात, मैं पूरी पार्टी में बस यही सोचता रहा कि आज आप कितनी खूबसूरत लग रही थी। हर किसी की नज़र आप पर था और मेरा मन कर रहा था कि आपको सबसे छिपा कर सिर्फ अपने पास ले आऊं। दिल कह रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर आपको तुरंत कमरे में ले आऊं और अपना सारा प्यार आप पर लुटा दूं। बड़ी मुश्किल से खुद को रोक कर रखा था मैंने। उसकी गहरी आवाज़ सुनकर मन्नत का चेहरा हल्का सा गुलाबी पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए होठ फुला लिए। मैं आपसे कुछ और बात करना चाह रही हूँ और आपको बस रोमांस ही सूझ रहा है। उसने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, मुझे बिल्कुल रोमांस नहीं करना। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वेदांश कहाँ उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला था। उसने बिना एक पल गवाए मन्नत को अपनी बाहों के घेरे में और कस लिया। अगले ही पल उसने मन्नत को बहुत नजाकत से बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। वेदांश की करक पकड़ मन्नत की कमर पर और गहरी हो गई। उसने मन्नत की आंखों में उतरते तूफान को देखा और अपनी भारी मदहोश कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया, ठीक है जान, अगर आपका मूड नहीं है तो मैं अभी आपका मूड बना देता हूँ। यह कहते ही वह धीरे धीरे मन्नत के होठों के और करीब झुकने लगा। मन्नत की सांसें तेजी से चलने लगी और धड़कनें बेकाबू होकर आसमान छूने लगी। वेदांश का हर एक मखमली स्पर्श उसके होश उड़ा रहा था, उसे पूरी तरह बहका रहा था। वह चाह कर भी अपनी धड़कनों को काबू में नहीं रख पा रही थी। वेदांश की नजदीकियां उसे हमेशा की तरह बेचैन कर रही थी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपनी एक उंगली वेदांश के सीने पर रखी और उसे हल्का सा पीछे धकेलते हुए बोली, नहीं, आज पहले मेरी बात सुनी जाएगी, उसके बाद आपको जितनी मर्जी शरारत करनी हो कर लीजिए। वेदांश कुछ पल उससे देखता रहा। मन्नत कुछ कहने ही वाली थी कि वेदांश ने धीरे से अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। उसकी आंखें बिल्कुल गंभीर थी, मानो वो पहले से जानता हो कि मन्नत उससे क्या पूछने वाली है। मन्नत की भवें हल्की सी सिकुड़ गई। वह अब भी नाराज थी। वेदांश ने बहुत प्यार से अपनी उंगली उसके होठों पर फेरते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझ पर यकीन है ना आपको? मन्नत ने बिना एक पल गंवाए उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हद से ज्यादा भी, खुद से भी ज्यादा। वेदांश की नजरें और गहरी हो गई। वह धीमे से बोला, तो फिर सवाल क्यों? अगर भरोसा है तो सवाल नहीं होने चाहिए। उसने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। और अगर, लेकिन, परंतु या क्यों बीच में आ जाए तो कहीं ना कहीं उस भरोसे में दरार आ जाती है। मैं चाहता हूँ मेरी जान का भरोसा कभी मुझ पर कम ना हो। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक अजीब सी गहराई थी। वहीं वेदांश का ऐसा गंभीर चेहरा देखकर मन्नत का दिल धक से रह गया। वह सपने में भी नहीं चाहती थी कि वेदांश कभी उसके प्यार या उसके अटूट भरोसे पर शक करे। इसलिए उसने खुद को नॉर्मल किया और अपने चेहरे पर एक प्यारी और मासूम मुस्कान लाई। लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से हल्की सी मदहोश सिसकी निकल गई, क्योंकि वेदांश बहुत ही प्यार और दीवानगी के साथ उसके होठों को अपने अंगूठे के पोरों से रब कर रहा था। उसकी इस छुअन ने मन्नत के मन के सारे सवालों को पल भर में हवा में उड़ा दिया। उसने बहुत प्यार से मन्नत के चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। उसकी गहरी नजरें बस मन्नत के चेहरे पर ठहरी हुई थी, मानो वह उसकी हर धड़कन, हर सांस और हर एहसास को पढ़ लेना चाहता हो। वहीं मन्नत का गला हल्का सा सूख गया। उसकी सांसें अनजाने में तेज हो चुकी थी। वह वेदांश की उन नज़रों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। उसकी पलकों में शर्म उतर आई, लेकिन उसने अपनी नज़रें हटाई नहीं।
वह बस उसी को देखती रही। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने बहुत प्यार से मन्नत के बालों में अपनी उंगलियां फेर दी। एक लट उसके चेहरे पर आ गिरी। वेदांश ने उसे बड़े प्यार से उसके कान के पीछे सरका दिया। फिर वह धीरे धीरे उसके करीब आया। दोनों की सांसें अब एक दूसरे से टकराने लगी थी। मन्नत ने अनायास अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल दोनों के होठ पूरी दीवानगी के साथ आपस में मिल चुके थे। कमरे की सन्नाटे भरी फिजाओं में एक बार फिर उनके प्यार की मदहोश सिसकियां और बेकाबू होती धड़कनें गूंजने लगी थी। वहीं दूसरी ओर किंगडम, सालू की चीखें लगातार पूरे किंगडम में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि बाहर पहरा दे रहे गार्ड भी बार बार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ ही सेकंड बाद हेड ऑफ गार्ड वहां आ पहुंचा। उसने दोनों गार्डों की तरफ तीखी नज़र डालते हुए पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? यह लड़की इतनी देर से क्यों चीख रही है? अभी तो उसे टॉर्चर भी नहीं किया जा रहा है। दोनों गार्ड तुरंत सावधान होकर खड़े हो गए। एक गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, सर, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगातार 1 घंटे से चीख रही है। पहले तो हमें लगा रोज की तरह ड्रामा कर रही होगी, लेकिन आज उसकी आवाज़ कुछ अलग लग रही है। दूसरे गार्ड ने भी सहमति में सिर हिलाया। हमने किंग के आदेश की वजह से दरवाज़ा नहीं खोला। हेड ऑफ गार्ड कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। गेट खोलो, देखते हैं आखिर मामला क्या है, उसने भव्य सिकोड़ते हुए कहा। उसे मरने भी नहीं दे सकते। अगर सचमुच कोई दिक्कत हुई तो जवाब हमें देना पड़ेगा। उसने जेब से मोबाइल निकालकर स्क्रीन देखी। कई बार कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल बार बार कट रही थी। उसने झुंझुलाकर मोबाइल वापस जेब में रख लिया। शिव सर भी इस वक्त यहाँ नहीं है, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। उसने दोनों गार्डों की तरफ देखा। सावधान रहना, हो सकता है यह कोई चाल हो। दरवाजा खोलते ही अगर उसने कोई हरकत की तो बिना 1 सेकंड गवाए उसे काबू कर लेना। दोनों गार्डों ने एक साथ सिर झुकाया। ये सर। अगले ही पल एक गार्ड ने कमर से भारी भरकम चाबियों का गुच्छा निकाला। जैसे ही चाबी तालों में घुसी, खट, लोहे की भारी दरवाजों में ताला घुमाने की आवाज़ पूरे गलियारों में गूंज उठी। अंदर सालू की आंखों में एक बेहद हल्की रहस्यमयी चमक उभरी। उसकी योजना का पहला कदम सफल हो चुका था। दरवाजा खुलते ही हेड गार्ड सबसे पहले अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सीधे सालू पर पड़ी। सालू जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ चुका था। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। वह बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। हेड गार्ड ने सख्त आवाज़ में पूछा, अब यह क्या नया ड्रामा है? सालू ने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। वह दबी हुई आवाज़ में बोली, ड्रामा? काश होता। उसने अपने होठ भींच लिए। फिर बेहद मुश्किल से कहा, मैं लड़की हूँ, मुझे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। पिछले 1 घंटे से दरवाज़ा पीट रही हूँ, लेकिन किसी ने सुनना जरूरी नहीं समझा। हेड गार्ड का चेहरा एक पल को बदल गया। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ फेर ली। पीछे खड़े दोनों गार्ड भी असहज हो गए। सालू ने तंज भरी हंसी हंसी, क्या हुआ? अब भी लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? या चाहोगे कि मैं इसी हालत में यहीं बैठी रहूं? कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी चुप्पी छा गई। हेड गार्ड ने बाहर खड़े एक गार्ड से कहा, महिला स्टाफ को बुलाओ और जो भी जरूरी सामान हो तुरंत लेकर आओ। गार्ड तुरंत बाहर भागा। तभी सालू दर्द से कराह उठी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और टूटी हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत दर्द हो रहा है। अगर देर हुई तो शायद मैं मर जाऊंगी। उसकी सांस बुरी तरह उखड़ रही थी। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। हेड ऑफ गार्ड एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। किंग का साफ आदेश था, सालू को जिंदा रखना है, लेकिन उसकी हालत सचमुच बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तभी तेज कदमों की आहट सुनाई दी। एक महिला गार्ड वहां पहुंची। वह किंगडम की सिक्योरिटी टीम की सदस्य थी। चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन हालात को समझते ही उसने तुरंत पूछा, सर क्या हुआ? हेड ऑफ गार्ड ने गंभीर स्वर में कहा, इमरजेंसी लग रही है, इसे तुरंत क्लिनिक ले जाओ, डॉक्टर से चेक कराओ। महिला गार्ड ने बिना देर किए सिर हिला दिया। जी सर। उसने दूसरी महिला स्टाफ की मदद से सालू को संभाला। सालू ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसके होठों के कोने पर एक बेहद हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान उभरी। थैंक यू मेरे पीरियड्स, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। बस एक बार क्लिनिक पहुंच जाऊं, उसके बाद यहाँ से निकलने का रास्ता मैं खुद बना लूंगी। यह सोचते ही उसने अपनी सांसें धीमी कर ली, पलकों को बंद किया और अगले ही पल पूरी तरह बेहोश होने का नाटक करने लगी।
अरे, महिला गार्ड घबरा गई। जल्दी करो। दोनों ने बिना एक पल गवाए उसे स्ट्रेचर पर लेटाया और तेजी से किंगडम के अंदर बने क्लिनिक की ओर ले गए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।